रेडी स्टार्ट। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। गुड आफ्टरनून ऑल। टीम उड़ान का से 19 पार्टी सर्कल कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करती है। आइए मैं आपको अपनी कंपनी के इतिहास से परिचय कराता हूँ। हमारी कंपनी का नाम मकीनो ऑटो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1990 में हुई। 2006 में हमने आगे बढ़कर R&D अप्रूवल लिया और 2021 में हमने 2 अवार्ड जीते, बाल टीपीएम एक्सीलेंस अवार्ड और जीआईपीएम टीपीएम अवार्ड। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 4 प्लांट हैं। हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 450, सालाना टर्नओवर 100 करोड़ और हमारे 10 पेटेंट है। हमारा अगला गोल क्या है? हमारा अगला गोल है कि वर्ल्ड वाइड 20% क्लब बिजनेस का टेक ओवर करना। और हमारी कंपनी IATF और EMS से सर्टिफाइड है, जीआईपीएम टीपीएम से अवार्डेड है। हमारी कंपनी के 8 से ज्यादा बहुमूल्य कस्टमर्स हैं, टीवीएस, बजाज, हीरो, सोनालिका, यामाहा और रॉयल एनफील्ड। हम टोटल 54 प्रोप्राइटरी आइटम अपने कस्टमर को सप्लाई करते हैं। अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो मल्टी डिस्क क्लच असेंबली, सेंटर क्लच असेंबली और ब्रेक असेंबली हमारे मेन प्रोडक्ट हैं। आइए मैं अपना परिचय अपनी टीम से कराता हूँ। हमारी टीम के एडवाइजर कोऑर्डिनेटर मिस्टर पवन, एसपीटी मिस्टर मनीष, मैं टीम लीडर नदीम, मैं टीम मेंबर मुरलीधर, मैं टीम मेंबर रियाज, मैं टीम मेंबर अखिलेश। मैं टीम मेंबर रिशु। हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 10 मीटिंगें की और ये हर वीकली फ्राइडे को हम 3.5 से 4.5 मीटिंग अटेंड करते थे और इसमें हम सबकी अटेंडेंस 100% रही। जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक एक्टिविटी प्लान की जरूरत होती है। हमने पीडीसी साइकिल और क्यूसी के 12 स्टेप्स को फॉलो किया। स्टेप 1 में हमने वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ऑल ओवर प्लांट में 65 प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया। इन 65 प्रॉब्लम को हमने सेक्शन वाइज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, A, B और C। अरे भाई, ये एबीसी कैटेगरी होती क्या है? A कैटेगरी में वो प्रॉब्लम आती है जो हम खुद से सॉल्व करते हैं। B कैटेगरी की प्रॉब्लम वो होती है जिससे हमें दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी होती है और C कैटेगरी की प्रॉब्लम वो होती है जिसके लिए हमें हाई मैनेजमेंट की हेल्प लेनी होती है। स्टेप 3 में हमने प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया और टारगेट को सेट किया। स्कोरिंग और रैंकिंग मेथड को फॉलो करते हुए क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एज अपना थीम लिया। क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही थीम क्यों लिया? क्योंकि हमारा स्कोर उसमें सबसे ज्यादा था। क्वालिटी इंप्रूवमेंट को थीम लेने के बाद हमने इनाम रिजेक्शन के ट्रेंड को देखा जहां हम टारगेट लाइन के नीचे थे। उसके बाद हमने कस्टमर के पीपीएम ट्रेंड को देखा, वहां भी हम टारगेट लाइन से नीचे थे, लेकिन हम कुछ न कुछ पार्ट कस्टमर की एज अ लाइन रिजेक्शन रिसीव कर रहे थे। उसके बाद हमने उसको जीरो करने की सोची, क्योंकि हमारा मानना है देना है कुछ का कस्टमर की अपेक्षा थी। उसके बाद हमने कस्टमर रिलेशन पार्ट का एनालिसिस किया। पैराग्राफ की हेल्प से हमने देखा कि हमें सीएडब्ल्यू की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस हो रही है। अरे भाई, ये सीएडब्ल्यू होता क्या है? सीएडब्ल्यू हमारा क्लच नट वर्किंग है, जिसे हमने कस्टमर डिलाइट पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एज अ थीम लिया और इसे हमने इस थीम के तहत हमने ये देखा कि पिछले 6 महीने में हमारे 15 रिजेक्शन थे जिसका टारगेट हमने जीरो किया। स्टेप 3 में हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमने 5W मेथड का यूज किया। अरे भाई, हमारी प्रॉब्लम कहाँ आई थी? हमारी प्रॉब्लम इंजन असेंबली में आई। हमारी प्रॉब्लम किसने पकड़ी? कस्टमर ने। हमारी प्रॉब्लम कब पकड़ी? मार्च 2022 में। हमारी प्रॉब्लम कैसे पकड़ी गई? मैनुअली पार्ट को रोटेट करते टाइम। भाई, हमारी प्रॉब्लम थी क्या? मैं समझाता हूं। जैसा आप देख पा रही हैं, हमारा इंजन चैम्बर है जिसके अंदर 2 असेंबली है। एक पार्ट रोटेट कराते हैं तो एक पार्ट ऐसा रोटेट हो गया ओके पार्ट में सब करेंगे, दोनों पार्ट दोनों असेंबली हमारी रोटेट हो रही है। स्टेप 4 में हमने 7QC टूल की हेल्प से प्रॉब्लम को एनालाइज किया। आइए मैं आपको अपने पार्ट की फिटमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पार्ट बेसिकली इंजन चैम्बर में फिट किया जाता है। स्टेप 5 में हमने कॉजेस को आइडेंटिफाई किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग और गैमा की मदद से प्रोसेस फ्लो के डायग्राम की हेल्प से हमने ये देखा कि हमारी असेंबली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। अरे भाई, वो 3 कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? ये हमारा आउटर क्लच असेंबली, ये इलेक्ट्रिक असेंबली, ये हमारा ड्रम क्लच असेंबली। प्रॉब्लम एनजी पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने 4 ट्रायल करे। इसमें पहला ट्रायल था ट्रायल 1 में जो पार्ट कस्टमर तक रिटर्न आया उसकी हमने इंजन टेस्टिंग की और प्रॉब्लम सेम मिली। ट्रायल 2 में हमने जीपीडीएन को चेंज किया और देखा कि हमारा क्लच अभी स्ट्रक हो रहा है। ट्रायल 3 में हमने जीपीडीएन और सीसीए दोनों का चेंज किया। अभी देखा हमारा प्रॉब्लम सेम, अभी भी हमारा क्लच स्टक कर रहा है। ट्रायल 4 में जैसे ही ड्रम को चेंज करा, हमारा क्लच फ्री रोटेट करने लगा। इसका मतलब प्रॉब्लम हमारी ड्रम में है। जैसे कि हमें पता लगा हमारी प्रॉब्लम ड्रम में है तो ड्रम का हमने लेआउट इंस्पेक्शन किया, साथ उसमें सारी डायमेंशन ओके मिली। उसके बाद हमने ऑटो रेडी पार्ट का कंपैरिजन किया तो एक बार देखा कि इंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा पार्ट ओके था, लेकिन हम मैचिंग पार्ट से चेक किया तो एनजी पार्ट में हमारा मैचिंग पार्ट स्टक कर रहा था। स्टेप 5 में हमने कॉजेस को आइडेंटिफाई किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग और गैमा की मदद से हमने 33 प्रोबेबल कॉजेस को फाइंड आउट किया और उन 33 कॉजेस को हमने फिश बोन डायग्राम की मदद से बाइफरकेट किया। उन सभी 33 पॉसिबल कॉजेस को हमने सीएफटी की मदद से वैलिडेट किया तो पाया कि हमारे 12 कॉजेस हैं जो हमारे पोटेंशियल कॉजेस हैं, उनको वन बाय वन हमने वैलिडेट किया। कॉज फर्स्ट ओपिनियन में ओवल्टी का आना जो हमने वेरीफाई किया वो हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 2 पिन टिप पर डस्ट पार्टिकल का पैटर्न है जिसे हमने वैलिडेट किया और हमने पाया कि हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 3 हमने प्रेसिंग के बाद पिनियन में डिस्टॉर्शन को वैलिडेट किया तो पाया कि
सर ये टॉप पे जाके स्टक कर रहा था और हमारे इंस्पेक्शन जो मेथड था वो बीच आईडी में था और टॉप पे जाके स्टक कर रहा था, इसलिए हमारे लिए वैलिड कॉज था। वो गेट प्रेसिंग मेथड का ओके ना होना, हमने इसको वैलिडेट किया और ये भी हमारा वैलिड कॉज नहीं था। बोस फाइल में ड्रम का ओवल होना जिसको हमने वैलिडेट किया ये भी हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 6 में हमने गियर टिप के वेरिएशन का चेक किया और पाया कि हमारे वैलिड कॉज नहीं था। गियर की स्टील स्टेपनिंग में हाइट में वेरिएशन का होना और हमने वैलिडेट किया ये भी हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 8 में ड्रम आईडी का रन आउट का एनजी होना जो हमने वैलिडेट किया ये भी हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज नन वेल्डिंग प्रोसेस पैरामीटर का ओके ना होना जिसे हमने वैलिडेट किया हमने देखा कि हमारा वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 10 प्रेसिंग मशीन का पीएम करना होना, इसको हमने पीएम करना और चेक शीट से वेरीफाई किया, पाया कि वैलिड कॉज नहीं था। कॉज 11 इंस्पेक्शन मेथड का गलत होना और ये अब जब हमने इसको वैलिडेट किया तो इसमें हमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंस्पेक्शन था वो मिड पॉइंट पर था और जो हमारा प्रॉब्लम थी क्लच स्टकिंग की वो वेटिंग पार्ट से वो टॉप पर थी, इसीलिए हमारा ये वैलिड कॉज था। कॉज 12 डिस्टॉर्शन का होना आफ्टर वेल्डिंग पिनियन की हाइट में हमने इसको वैलिडेट किया और ये भी हमारा वैलिड कॉज नहीं था। हमने सभी अपने 12 पोटेंशियल कॉज को 1 बाय 1 वैलिडेट किया तो पाया कि दो कॉज ऐसे हैं जो हमारे वैलिड कॉज हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ड्रम असेंबली दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, पिनियन और ड्रम। इसके बाद हमने चाइल्ड लेवल के इंस्पेक्शन किया है, हमारा पिनियन है, पहले हमने पिनियन को चूज किया, इसको 3 लोकेशन पे डिवाइड किया, L1 और L2 L3 और तीनों लोकेशन पे आईडी के एसपीसी निकाली और पाया कि तीनों लोकेशन पे एसपीसी हमारा ओके है। और इसी के आगे हमने चल के चाइल्ड लेवल पर अपने ड्रम को भी चेक किया जिसमें हमने 30 पार्ट की स्टडी करी और पता लगाया कि इसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी इसकी भी ओके थी। उसके बाद हमने आफ्टर प्रेसिंग अपने ड्रम पिनियन की हाइट जैसा कि आप देख पा रहे हैं L1 L2 L3 में हमने डिवाइड किया और हिस्टोग्राफ के हेल्प से हमने देखा कि L3 का साइज सबसे कम है और इसे हमें पता लगा हमारी डिस्टॉर्शन L3 पर है। और इसी के साथ हम कंट्रोल चार्ट की मदद से हमने ये जाना कि L1 और L2 का हमारा जो डिस्टॉर्शन है वेरिएशन है वो कम है और विद इन द स्पेक है। L3 पर आप देख सकते हैं कि वेरिएशन भी ज्यादा है और आउट ऑफ स्पेक है। L1 L2 L3 पर हमने एसपीसी चेक की और देखा L3 पर हमारी एसपीसी एनजी है। और इसी के बाद हमने उन पार्ट्स का फिर हमने वेल्डिंग के बाद ट्रायल का देखा कि हमारा जो डिस्टॉर्शन है वो सिर्फ 3 माइक्रोन का, इसका मतलब प्रॉब्लम हमारी प्रेसिंग में थी। स्टेप 6 में हमने रूट कॉज को फाइंड आउट किया। रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए वाई टेक्निक का इस्तेमाल करा जिसमें पहला वाई था हमारा डिस्टॉर्शन इन जीपीडी आईडी। डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा था? क्योंकि आईडी हमारी प्रेसिंग के दौरान कंप्रेस हो रही थी। कंप्रेस क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारे उसके आईडी और ओडी के बीच में क्लियरेंस बहुत कम थी। क्लियरेंस कम क्यों थी? क्योंकि जीपीडी की ओडी और ड्रम की आईडी वो मैक्सिमम और मिनिमम पर थी। क्यों थी? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमने इस चीज को वैलिडेट नहीं करा था। क्या हमारा यही वाई था? क्या यही हमारा उत्तर था? इसके बाद हमने अपने आउटफ्लो का वाई एनालिसिस किया तो पाया कि हमारा जो इंस्पेक्शन मेथड था वो सही नहीं था। सही क्यों नहीं था? क्योंकि हम एपीजी यूज करते थे जिसमें क्या था हमारे पूरी जीपीडी की आईडी को कवर नहीं करता था। कवर क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एपीजी के लिए शॉर्ट थी और इनिशियल प्रोसेस डिजाइन में हमें एपीजी ही प्रोवाइड की गई थी। क्या हमारा यही रूट कॉज था? यही रूट कॉज था। स्टेप 7 में हमने QC टूल्स एंड टेक्निक से डाटा को एनालाइज किया। डाटा को एनालाइज करने के लिए हमने 30 पार्ट की स्टडी करी जिसके अंदर देखा L1 पे हमारी मैक्सिमम 8 माइक्रोन की ओवल्टी है, L2 पर हमारी 13 माइक्रोन की और जबकि L3 पर सबसे ज्यादा 19 माइक्रोन की ओवल्टी है। और इसी के साथ हमने आउटफ्लो पर भी हमने एनालिसिस किया जिसमें देखा कि हमारा जो इंस्पेक्शन है वो सिर्फ L2 तक है, L3 पर नहीं है। स्टेप 8 में हमने डाटा एनालाइज किया है सॉल्यूशन को डेवलप किया। सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए हमने 2 ट्रायल करे जिसमें पहला ट्रायल था ड्रम की आईडी का फिक्स होना, उसके बाद हमने जीपीडी आईडी का हमने 3 सब ग्रुप में डिवाइड करा जिसमें मिनिमम मीन और मैक्सिमम। आफ्टर वेल्डिंग हमने देखा कि हमारा जो मेटिंग पार्ट है वो हमारा स्टक हो रहा है जबकि हमारा मैक्सिमम पे स्टक नहीं हो रहा है और स्केटर डायग्राम की मदद से देख सकते हैं रिलेशन जो हमारा पॉजिटिव है। ट्रायल 2 में हमने अपनी जीपीडी की आईडी को मैक्सिमम पे रखा और ड्रम की आईडी को 3 भागों में डिवाइड किया, मीन मैक्सिमम और मीन। हमने जीपीडी की आईडी को मैक्सिमम पे रखने के बाद एपीजी से पहले क्वालीफाई हुआ और फिर हमने मैट्रिक पार्ट से देखा जो मैक्सिमम टाइप का वो भी हमारा क्वालीफाई हो रहा और स्केटर डायग्राम से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट हमारा सैटिस्फैक्टरी रहा। हमने अपने दोनों ट्रायल के प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करा और पाया कि ट्रायल 1 का हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी एनजी था जबकि ट्रायल 2 की प्रोसेस कैपेबिलिटी हमारी ओके थी। स्टेप 9 में हमने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो भी बाधा आई हमने उसे दूर किया। उन बाधाओं को दूर करने के लिए हमने टॉप मैनेजमेंट की हेल्प ली क्योंकि उनका मानना था कस्टमर फर्स्ट। स्टेप 10 में हमने सभी ट्रायल का इम्प्लीमेंटेशन किया। जो हमने ट्रायल फर्स्ट पिछले करा उसको मैं दोबारा वैलिडेट किया और उसमें हमने देखा कि जो हमारा रिजल्ट है वो दोबारा सैटिस्फैक्टरी नहीं है। ट्रायल 2 में हमने अपने मैक्सिमम पार्ट को लिया और दोबारा वैलिडेट किया, देखा कि हमारा मैट्रिक पार्ट फ्री रोटेट हो रहा है और इसमें मैक्सिमम चीज के हमें 3 माइक्रोन का मिला। हमने अपने दोनों ट्रायल के आधार पर अपने सॉल्यूशन को बिल्ड किया। स्टेप 11 सॉल्यूशन को रेगुलर इंप्लीमेंट किया। ये हमारे एक्शन प्लान है जो विद इन टारगेटेड डेट हमने कंप्लीट किया। और इसी के साथ जो हमने एक्शन लिए थे उनके हमने बिफोर आफ्टर समरी बनाई जिसमें हमारा ड्रम की आईडी पहले हम
मैक्सिमम 40 माइक्रोन तक चलाते थे, उसको हम 55 माइक्रोन तक चला रहे हैं। और जीपीडी की जो आईडी है उसको हम पहले मिनिमम 21 mm तक चलाते थे, अब उसको हम 21 तक चला रहे हैं। पहले हम इंस्पेक्शन मेथड में एपीजी यूज करते थे, बाद में एपीजी और जीपीजी दोनों यूज किए। पहले हमने इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी हमारी सैंपलिंग की थी, उसको हमने 100% किया प्रेसिंग और वेल्डिंग के बाद। हमारे एपीजी की लाइन पहले 12 mm थी, जिसको बढ़ा करके हमने 17 mm किया। एक्सेल के अकॉर्डिंग हमने अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट किया, जैसे कि ड्राइंग, एफएमए, कंट्रोल प्लान, डब्ल्यूआई, ओपीएस, बीओपी चेकशीट। और इसी के साथ जो हमारा रिजेक्शन था 15 पर, जिसका हमने टारगेट 0 लिया था, उसको हमने अचीव किया। क्योंकि और उसके बाद हमने सस्टेनेंस में देखा जून और जुलाई में हमारा अभी तक क्लच नोट वर्किंग की 0 रिजेक्शन है। हमने अपने प्लान को टाइम अनुसार पूरा किया। और इसी के साथ जो हमने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ये 7QC टूल का इस्तेमाल करा और ये हमने क्वालिटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करा। जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष लाभ हमारा यह था कि हमारा कस्टमर कंप्लेंट 0 हुआ, और हमें सालाना का बेनिफिट 2.5 लाख का हुआ। अप्रत्यक्ष लाभ में हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ, हमारा टीम स्पीड इंक्रीज हुआ, हमारा टेक्निकल स्किल इंप्रूव हुआ। और इसी के साथ हमने अपना अगला जो प्रोजेक्ट है वो लिया टेंट ऑन क्लच असेंबली, और जिसका टारगेट हमने लिया सितंबर 2022। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे यादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू। आप लोगों की इतनी एनर्जी का रास्ते थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छे टूल यूज किए आपने, थैंक यू। काफी ज्यादा डीओई करने की कोशिश की, काफी ट्रायल किया आप लोगों ने। एक बार कोई रिजेक्शन के इश्यू पे जाएंगे, यहाँ पे टारगेट सेटिंग की नंबर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पीछे आप कह रहे हो आपका कस्टमर का पीपीएम 100 टारगेट है और कस्टमर लाइन कस्टमाइजेशन पीपीएम आपका 100 टारगेट है और आपका 100 कभी आया नहीं वैसे। उधर उसकी प्रॉब्लम आपकी टारगेट क्या है 0 है। ये दोनों कैसे लिंक कर सर ये वाला जो टारगेट है जो 100 पीपीएम में कस्टमर हमें देता है सीएसआर में कि मतलब उसकी यहाँ पर 100 से पीपीएम घटी तो हमारी नेटिंग इम्पैक्ट नहीं होगी। वो टारगेट पर हमने सेट किया था 0 कि हम अपने कस्टमर एंट्री लाइनेशन जीरो रखेंगे। देखिए आप ठीक कह रहे हो, पर आप अगर अपना खुद का टारगेट रखेंगे तो आप लगातार नीचे हो, आपका टारगेट डबल है और वो दोनों आपस में जैसे पीटीएम तो वहाँ जीबी हो रहा है, यहाँ जीबी हो रहा है। ये वाला जो I understood it. You're saying this is given by customer. यस यस करेक्ट सर। Still, it's dichotomy. आपका internal target setting set हो सकता है। It's just a solution. आपने एक जगह कहा आप इंस्पेक्शन पैरामीटर का इशू था, आपने कहा वो पार्ट गेज में हो गया एंड द पार्ट वाज मैचिंग पार्ट मैचिंग पार्ट। आपने उसका रीजन क्या था और उसके लिए क्या मेरा क्वेश्चन समझ आया? यस 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 चेक करते हैं। एपीजी का ये है, ये नोजल है और ये स्टॉपर है। जब हम एपीजी को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं ना तो ये स्टॉपर यहाँ पे रोक लेता है, जैसे जैसे उपायों के हमें डिजाइन करके दिया था। तो ये क्या है कि यहाँ पे और यहाँ तक ये चेक कर लेता है। तो हमारी मास प्रोडक्शन में हम 100% इस एपीजी से हमारा प्रोडक्ट चेक करता है। लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम आई थी वो इस पॉइंट पे ऊपर जाके मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता था, रोटेट तो होता था पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो स्टक हो जाता था। एक पॉइंट
पे जाके हो जाता है वो भी रोटेट होगा ही एंड पर, लेकिन कहीं एक पॉइंट पे जाके उसको लगता था कि जब वो जीपीडीएन रोटेट करते थे ना वहाँ पे इंजन असेंबली में, तो कहीं एक पॉइंट पर उनको लगता था कहीं ना कहीं हल्का सा फर्क है, मतलब रोटेट हो, ये रोटेट होता था जीपीडीएन से। जीपीडीएन जब वो चलो बात रीजन से रेस्ट जब पेसिंग करते थे तो डिस्टॉर्ट रिप्लेस हो जाता था इस वजह से। So you use lot of SPC in the line. Can you help me to understand what is CPK and what is CP? होता क्या? ये हमारे प्रोसेस की कैपेबिलिटी है। क्या है? प्रोसेस कैपेबिलिटी बेसिकली होता है कि जो हमने कस्टमर ने हमें जो प्रोसेस भेज दिया है, ठीक है सर, एज पर डिजाइन, हम उसको फर्स्ट टाइम कितना मीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सर प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है और सीपीयू प्रोसेस परफॉर्मेंस होती है। होता क्या? सर एक्चुअली हमें प्रोसेस की बिल्ड को बताता है सर, जो कि कस्टमर स्पेसिफाइड वॉल्यूम दे रखा है और उसके विद इन हम कितना मीट कर रहे हैं सर। 1.67 का मतलब क्या है? सर ये कस्टमर के सीआरएम में डिफाइन कर रखा हुआ है कि जो हम अपने प्रोसेस की वेरिएशन है वो हमने 1.67 में करते हैं। Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much.